श्रीनगर गढ़वाल में हनुमान जी का पुराना मंदिर GVK जल विद्युत परियोजना की झील में समा गया। मंदिर के साथ ही खड़ा पीपल का पेड़ भी देखते ही देखते अलकनंदा नदी में बह गया। वीडियो श्रीनगर गढ़वाल के फरासू के पास का है। यहां लगातार अलकनंदा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन भी जगह जगह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे नदी में पूरा का पूरा मंदिर ही समा गया। बारिश के बाद से ही नदियां उफान पर हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में बुधवार को एक और मकान ढह गया और डेला नदी में समा गया। घटना काली बस्ती स्थित डेला नदी के किनारे की है। पहाड़ पर हुई बारिश के कारण डेला नदी से लगातार भूकटाव हो रहा है। इसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों के घरों को पहले ही खाली करा लिया है। भूकटाव के चलते नदी किनारे रह रहे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर घाटी में यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। अब तक करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी तकरीबन 200 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू होना बाकी है। गोंडार गांव के पास का पुल टूट जाने की वजह से 300 यात्री यहां फंस गए थे, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आपदा की इस घड़ी में हर नागरिक के साथ खड़ी है। हर स्थिति में इन सभी को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। मदमहेश्वर में फंसे लोगों की जान अगर बच पाई है तो इसके लिए स्थानीय लोगों का बड़ा रोल है। 4 दिन पहले रुद्रप्रयाग जिले के मदमहेश्वर घाटी में पुल बहने से 300 श्रद्धालु फंस गए थे। जैसे ही श्रद्धालुओं के फंसने की सूचना गोंडार गांव के लोगों को मिली, ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचकर मदद में जुट गए। घाटी में पुल बहने की वजह से सभी श्रद्धालु फंस गए थे। ग्रामीणों ने फंसे लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की और तत्काल प्रशासन को सूचना दी। वहीं जब उन्हें यह पता चला कि रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आने वाला है तो गांव की महिलाएं हेलीपैड तैयार करने में जुट गई। श्रद्धालुओं ने भी बताया है कि स्थानीय लोगों और SDRF की टीमों ने उन्हें वहां से निकाला है। हमने तुरंत कंट्रोल रूम में फोन किया। उसके बाद SDRF और DDRF की टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ पे ये बॉम्ब लगा के लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस कार्य में लगी हुई तमाम जो ये स्थानीय लोग भी हैं, काफ़ी इनकी से सहायता मिल रही है और मौसम भी साफ होने के कारण हेली द्वारा भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नॉमिनेशन किया। पार्वती दास ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता को सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के कार्यों के प्रति उनके समर्पण की बात कही। वहीं सीएम ने पार्वती दास को विजयी बनाने की लोगों से अपील की। सेवा और सत्ता हासिल करने के बीच का चुनाव है। माननीय चंदन रामदास जी का परिवार पिछले 4 बार से लगातार बागेश्वर को यहाँ पर अपनी सेवा दे रहा है। के प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर के जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में फील्डिंग सज चुकी है। बीजेपी में सरकार से लेकर संगठन तक के नेता चुनाव में जुटे हुए हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस के पास गिने चुने चेहरे हैं, जिन्हें बागेश्वर में पार्टी का बेड़ा पार लगाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। बागेश्वर में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास नामांकन दाखिल करने पहुंची तो चारों तरफ स्टेट बीजेपी के बड़े चेहरे नजर आए। मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, सबका दावा एक ही है कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी जीतेगी और इसके लिए बीजेपी ने एक बूथ तक जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव का जिम्मा प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट, सांसद अजय टमटा और अजय भट्ट को सौंपा गया है।
कहीं कोई कमजोर कड़ी ना रहे, इसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह बैठक करेंगे तो मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे और स्टार प्रचारक के रूप में नजर आएंगे। हम लोग अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के आधार पर ही चुनाव जीतते हैं। कल से लगातार 3 दिन मेरा सभी चारों मंडलों में जाना होगा। हमारी बूथ की 11 की जो पन्ना टोली और टोली सब बैठने वाले हैं और कोई चूक ना रहे। पिछली बार से ज्यादा मत से हम चुनाव जीते और जो हमने चंपावत चुनाव के लिए जो हमने रणनीति बनाई थी उसी रणनीति के आधार पर हम यहाँ भी चुनाव जीतते हैं। बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है तो विपक्षी कांग्रेस इसे दिखावे की राजनीति बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पावर का प्रदर्शन करना बीजेपी का काम है, पर कांग्रेस और उसके नेता अपना काम साइलेंट तरीके से कर रहे हैं और ये नतीजे में भी दिखेगा। बागेश्वर में कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार गुरुवार को नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसमें कई बड़े नेता जुटेंगे। निश्चित रूप से कुछ हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, वरिष्ठ विधायकगण हैं, वो सब रहेंगे। मैंने कहा ना कि हम सेक्टर वाइज जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। वो व्यक्ति वहीं रहेगा, हवा में फायर नहीं करेगा, धरातल में काम करेगा। भाजपा ने तो स्वतः ही हार मान ली। प्रत्याशी चयन में कितना बड़ा ड्रामा उन्होंने किया। बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती तो कांग्रेस के लिए जीत का मैनेजमेंट करना ही चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बीते कई उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाकर खराब किया है। बागेश्वर से सुष्मिता के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। साल 2009 और 2013 में राज्य में हुए तेल बिल घोटाले में 2 पूर्व सीएम के साथ ही तब के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों की मुश्किल बढ़ने जा रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उस वक्त किसी अधिकारी ने इन बिलों पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई। यही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जब सीएम ऑफिस से बिलों को सत्यापित किया गया, पैसे भी निकाल लिए गए, तो सभी की मिलीभगत साफ दिख रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि 1 हफ्ते में बताएं कि दोषियों पर क्या एक्शन लिया गया और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो गृह सचिव को केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। साल 2009-2013 में रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे। इस दौरान 4 जिलों में सीएम की फ्लीट के लिए टूर ऑपरेटर्स से गाड़ियां मंगाई गई और उनका भारी भरकम बिल बनाया गया। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली का बिल बढ़ने वाला है। पावर कॉर्पोरेशन को उत्तराखंड नियामक आयोग से बिजली बिल बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पावर परचेज और फ्यूल चार्ज के नाम पर बढ़ी हुई रकम बिजली के बिल में जोड़ी जाएगी और अधिकतम 20% तक ये राशि बिल में जोड़कर आ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि बाजार में महंगी बिजली मिल रही है और उसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन हर रोज 20 से 25 बिलियन यूनिट बिजली खुले बाजार से खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। महीने पैसा भरना ही भरना, भार नहीं पड़ेगा हर महीने। वो भार पड़ेगा तब जबकि महंगी बिजली खरीद के इनको बिजली सप्लाई देनी है 24/7। और दूसरा इसमें यह है कि जो चीज ये दे रहे हैं वो आज भी दे रहे हैं, वो आज देते हैं ट्रू अप के टाइम पे। जो ट्रू अप मिलता है उनको जब नवंबर में टैरिफ लाते हैं तो ये पिछले साल का ट्रू अप इस साल देंगे, जो मार्च में इनको डिक्लेयर करेंगे। तो वो भी इनको हमें पास ऑन करना ही पड़ता है, क्योंकि जो खर्चा जेन्युइन खर्चा बराबर जिसका हुआ वो देना ही पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर सीएम ने माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। हरिद्वार के कई रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को जगजीतपुर और जमालपुर क्षेत्र में हाथियों का झुंड धमका। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा। हाथियों के झुंड किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वन विभाग का कहना है कि धान की फसलों की गंध पाकर हाथी शोर रुक करते हैं। जंगली जानवरों को रोकने के लिए टीम को भी तैनात किया गया है। गाड़ियां तोड़ने हैं। उधर ऋषिकेश में गुलदार के आतंक से लोग खौफ में हैं। डोईवाला के नागल ज्वालापुर में गुलदार की दहशत बढ़ती ही जा रही है। यहां गुलदार रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। गुलदार घर में घुसकर कुत्ते को उठा ले जाता दिखा।
घर वालों ने शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार कुत्ते को छोड़कर भागा। पिथौरागढ़ में तवाघाट सोबला रोड खोलने के दौरान एक जेसीबी मशीन भारी बोल्डर्स की चपेट में आने से खाई में जा गिरी। यह हादसा खेत के पास हुआ। जेसीबी मशीन के खाई में गिरने से पहले ही ऑपरेटर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। असल में बीआरओ की जेसीबी मशीन जब रोड से मलबा हटा रही थी, तभी पहाड़ी से आए भारी बोल्डर ने मशीन को अपनी चपेट में लिया। बोल्डर की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही मशीन गहरी खाई में जा पहुंची। उधर चमोली के जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ। यहां मलबा आने से एक घर गिर गया, 7 लोग दब गए। 2 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मलबे से सभी को बाहर निकाला। बीती रात की यह घटना है, जिसके बाद से मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया। कटर से पत्थरों को काटकर सभी को बाहर निकाला गया। देहरादून से खबर है, यहां पर सोंग नदी पर बने मोटर पुल को खतरा बढ़ गया है। पुल के बेसमेंट में भारी कटाव हुआ है, जिससे पुल पर खतरा मंडराने लगा है। थानो जोलीग्रांट रोड पर रायपुर में यह पुल है, जिसमें अब विभाग रेत डालकर पुल को बचाने की कोशिश कर रहा है। वन्यनदी में चैनलाइजेशन का काम भी शुरू हो गया है। 2022 में भी पुल की अप्रोच रोड ध्वस्त हो गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर बड़ी मुश्किल सामने है। यहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य तो किए गए पुल के बेसमेंट को बचाने के लिए, लेकिन बेसमेंट जिसके कारण खतरे में आया उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। यानी कि सोंग नदी को यदि समय रहते चैनलाइज कर लिया जाता तो इस तरह के खतरे फिर दोबारा से उत्पन्न नहीं होते। आप देखिए कि अब जाकर जब इस पुल का बेसमेंट डैमेज हो चुका है, अब जाकर जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के जरिए नदी को चैनलाइज किया जा रहा है, ताकि नदी का जो बहाव है वो पुल के बेसमेंट की ओर न आए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। ऋषिकेश में गंगा नदी अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। गंगा का जलस्तर 2 दिन पहले काफी बढ़ गया था, जिससे परमार्थ निकेतन की शिवमूर्ति तक गंगा का पानी पहुंच गया था। शिवमूर्ति आधी से ज्यादा डूब गई थी गंगा में, लेकिन मौसम में राहत मिलने से गंगा का जलस्तर अब घटने लगा है। अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चलाया, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा अवैध भट्टियों को तोड़ा गया। 10 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। आबकारी सचिव और आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल का कहना है कि देसी और अवैध शराब को लेकर कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया है। आबकारी विभाग का कहना है कि कार्रवाई की पूरी डिटेल 20 अगस्त को दी जाएगी। हाँ, मैं हल्द्वानी से वही। एक्साइज का डिपार्टमेंट है, हमारे फील्ड कर्मचारी और अधिकारी वो सब संयुक्त रूप से अभियान को चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार हमें सफलता मिल रही। हरिद्वार में भी कई कच्ची अवैध शराब के कारोबारी पकड़े गए हैं और उनका सामान भी बरामद हुआ है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में भी लगातार 3-4 दिन में धरपकड़ की कार्रवाई हुई है। और यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मिनरल मार्ट की व्यवस्था लागू होने जा रही है। यानी किसी को मकान बनाना है तो उसके लिए रेता, बजरी जैसी सामग्री के लिए भटकना नहीं होगा। मिनरल मार्ट पर सिर्फ ऑर्डर देना होगा और तमाम सीधे घर पर सभी सामान डिलीवर हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार को हर साल खनन के कारोबार से 800 करोड़ की इनकम होती है, लेकिन कालाबाजारी और अवैध खनन ना हो तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मिनरल मार्ट बनाने का ऐलान किया है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर रेता, बजरी का ऑर्डर कर सकते हैं और बिना किसी समस्या के घर पर ही सामान मंगा सकते हैं। वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक और इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे।
ऑनलाइन मिनरल मार्ट में सभी स्टोन क्रशर संचालक, रेता बजरी का कारोबार करने वाली फर्म, खनन कारोबार करने वाले लाइसेंस धारकों के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स की भी लिस्ट होगी और उनके पास स्टॉक का ब्यौरा भी होगा। ऑनलाइन ऑर्डर मिलते ही खनन विभाग खनिज ले जाने की परमिशन जारी कर देगा। तो उसमें जब देगा सब लीगल पर्ची पे होगी, लीगल रवाना होंगे, उसमें लीगल बिल होंगी, उसमें जीएसटी पीएसटी सब चीज उसमें आकलन होगा। इस प्रकार चोरी का संभवता नहीं। यूपी में 2018 से ही मिनरल मार्ट लागू है और अब उत्तराखंड में ये योजना परवान चढ़ी तो न सिर्फ अवैध खनन और कालाबाजारी पर रोक लगेगी, साथ ही रॉयल्टी से लेकर जीएसटी तक भी राज्य सरकार को अच्छी इनकम होगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, सरकारी सिस्टम की लेट लतीफी और फाइलों की कछुआ चाल के चलते उत्तराखंड रेशम डायरेक्टोरेट में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी आजकल पाई को मोहताज हैं। दरअसल वहां पर काम कर रहे डायरेक्टर के रिटायरमेंट के बाद कोई नया डायरेक्टर अब तक अपॉइंट नहीं हुआ है और न ही किसी को चार्ज दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकल पा रही है। 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से कर्मचारी बाबुओं का मुंह ताक रहे हैं। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने न्यूज 18 को बताया कि नए डायरेक्टर के लिए फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता रायपुर पहुंचे हैं। यहां प्रीतम सिंह का स्वागत किया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रीतम सिंह को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। यहां नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है। बाहर की महंगी दवाइयां लिखना डॉक्टरों को महंगा पड़ सकता है, साथ ही ऐसे डॉक्टरों पर एक्शन के साथ उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। दरअसल एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत यदि सरकारी डॉक्टर कोई डॉक्टर बाहर की महंगी दवाइयां लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब डॉक्टर सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही मरीज को लिख सकेंगे, जो ब्रांडेड दवाइयों से 80% के कम रेट पर मिल जाती हैं। हालांकि देहरादून के दून अस्पताल में अभी भी मरीजों की शिकायत है कि उन्हें बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं। रुड़की की सभी संपत्तियों की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस मैपिंग कराई जाएगी, जिसके लिए सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार ने 10 शहरों की संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग के निर्देश दिए थे, जिनमें रुड़की भी शामिल है। वहीं एमएनए का कहना है कि जीआईएस मैपिंग करने से शहर में अतिक्रमण से लेकर गृहकर और निगम की आय में भी फायदेमंद ये साबित हो सकती है सर्वे। साथ ही उन्होंने सर्वे का काम किया जाएगा जल्द से जल्द, ये दावा भी किया। जीआईएस मैपिंग के बाद एक बार अगर मैपिंग हो जाती है तो उससे हमें ये भी सुविधा मिलेगी, एक तो भवन के संबंध में पता चलेगा, दूसरा बहुमंजिला है या एक मंजिला है उसके संबंध में पता चलेगा, उसमें कोई अल्टरेशन होगा, कोई परिवर्तन होगा, उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। पिथौरागढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मौत को दावत देती सड़कों ने यहां पर पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी है। हालात ये हैं कि बरसात के पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल, मुंसियारी, नारायणाश्रम और मिलम ग्लेशियर सैलानियों को खास आकर्षित करते हैं। इन पर्यटन स्थलों में हर साल देश दुनिया से लाखों सैलानी भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ये विश्वविख्यात पर्यटन स्थल सूने पड़े हैं। यहाँ धारचूला और मुंसियारी तहसील में सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन यहीं की ज्यादातर सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिससे सैलानी तो दूर लोकल लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालात ये कि लिपुलेख रोड के खराब होने के चलते आदि कैलाश यात्रा तक को रद्द करना पड़ा। आपका पूरी फुलवारियां होती हैं और जिनको देखने के लिए टूरिस्ट वहां जाते हैं, लेकिन सड़क ही जब मोटर सड़क ही नहीं है, पैदल सड़कों की तो दयनीय स्थिति है ही है, जब मोटर सड़क ही नहीं है तो कैसे टूरिस्ट वहां जाएगा। इस सीजन में पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% मौकों पर बंद रही और जब रोड खुली भी तो मौत को मात देने वाला सफर रहा। इन सड़कों की देखरेख करने वाले विभाग कहीं कोई कोशिश करते हुए नजर भी नहीं आते। तो इसमें भी जो भी वर्किंग एजेंसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या बीआरओ हो या पीएमजीएसवाई है, तो उनको यही निर्देश रहेगा कि अपनी मशीनरी को बिल्कुल गियर अप रखें ताकि हमारा रिस्पांस टाइम ठीक ठाक हो।
और जितने जल्दी हम लोग रोड को खोल लेंगे उतने जल्दी ही जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। सैलानियों को लुभाने वाले पर्यटन स्थल हजारों लोगों के रोजगार का भी जरिया हैं, तो आदि कैलाश यात्रा से कुमाऊं मंडल विकास निगम को भी फायदा होता है। लेकिन जब इन इलाकों तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए तो तय है कि नुकसान चौतरफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। प्रदेश के सैकड़ों गांव इन दिनों आपदाग्रस्त हैं और ऐसे में ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को आपदा के मद्देनजर अलग से फंड देने की मांग की है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा और गांव के हालात से अवगत कराया। कहा कि सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार को आपदा मद से ग्राम पंचायतों को 2-2 लाख और शहर और हर विकास खंड को 50-50 लाख रुपए अलग से फंड दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह का एक बजट हम ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुखों को दिया जाए और पंचायत प्रतिनिधि ग्राम पंचायत में प्रधान जी को भी इसमें बजट दे दिया जाए। पहाड़ी उत्पादों को बाजार देने के लिए अल्मोड़ा के बैसिया छाना में एक सेंटर खोला गया। इसका शुभारंभ विधायक मनोज तिवारी ने किया। सेंटर में लाल चावल, काले भट्ट समेत कई उत्पादों को रखा गया है। धौलछीना क्षेत्र पर्यटकों का मुख्य पड़ाव है। यहां से आने वाले पर्यटक पहाड़ी उत्पाद खरीदेंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। समूह के माध्यम से एक क्लस्टर यहाँ पर बनाया गया और उस क्लस्टर के माध्यम से ये आउटलेट में यहाँ पर वो अपना उत्पाद यहाँ पर बेचेंगे और मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से ये धौलछीना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे वहाँ लोकल उत्पाद में काले भट्ट, मडुआ क्या कहते हैं और सोयाबीन, भट्ट ये वगैरह आदि उत्पाद मिलते हैं। जिनकी मार्केटिंग के लिए ये हिलांस आउटलेट खुला है। यहाँ हमारी अच्छी तरीके से मार्केटिंग हो पाएगी, हमको अच्छा सा रेट मिल पाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जर्मनी से आए एक दल से मुलाकात की, जिसमें ऑर्गेनिक खेती को उत्तराखंड में बढ़ावा देने पर बात हुई है। अगले महीने यानी कि सितंबर में उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन होना है। मुझे पूरा भरोसा है कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे और इन्वेस्टमेंट समिट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है जर्मनी से यहाँ पर आएगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।